वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है, या आप कहते हैं कि जो वेक्टर है वो आपके पास परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों चीज़ें देखते हैं। अगर आप इस सेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसमें एंगल कितना बनता है, तो आपको पता होना चाहिए एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। अच्छा, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो दो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है, या आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। इसके बाद इसकी सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एंगल 0 डिग्री हो, एंगल 0 डिग्री हो तो आपके पास इक्वेशन कैसे बनती है। इक्वेशन आपके पास आती है डॉट प्रोडक्ट की, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये हमने ड्राइव की थी जब हमने यूनिट वेक्टर के रिलेशन डिफाइन किए थे। वहाँ पर हमने बी को भी ए लिया था, सेम वेक्टर ले ली थी। ठीक है, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि यूनिट वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, अगर यूनिट वेक्टर हम ना ले रहे हो तो यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे तो वो सिंपली आपके पास मैग्नीट्यूड ही रहेगा, लेंथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये था ए डॉट ए, सेम वेक्टर ले रहे हैं। अगर आपके पास सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर ना हो, यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होता है, तो उसे आप 1 कंसीडर करते हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर ना हो तो उन्होंने कहा था कि वो 0 होगा। 0 नहीं होता, 0 कभी भी नहीं होता जब तक खुद वेक्टर 0 ना हो, तब तक हम उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं कह सकते। तो इसे आप देखें तो ये आपके पास स्केयर बन सकते हैं। ठीक है, ए डॉट ए, और ये आपके पास मैग्नीट्यूड स्केयर। यहाँ से आप इसे सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास लेंथ आ रही है। ठीक है ना, बेसिकली ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन हो रहा है। ये सेल्फ मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, तो ये आपसे आप 0 नहीं कह सकते, ये किसी भी सूरत में 0 नहीं होगा। ये पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन था किसी का, वो डिफाइन किए। ठीक है, 0 नहीं होगा जब तक वेक्टर खुद 0 ना हो, तब तक हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे 0 कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास इसके जो थर्ड पॉइंट है, अगर हम एंगल इसका 180 ले लें तो उसकी इक्वेशन आपके पास क्या बनी। उसकी इक्वेशन भी हम इसी तरह से ड्राइव कर सकते हैं जिस तरह से हमने 0 और 90 डिग्री की ड्राइव की थी। वहाँ पर आपके पास कॉस जो 180 है वो -1 होता है, तो यहाँ पर इसके ये एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, इसका मतलब होता है इस तरह से इसकी इक्वेशन होगी। अब इन्हें दो सेंस से देखते हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है इस इक्वेशन का इनके दरमियान एंगल कितने का बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जब ये सिचुएशन हो तो इनके दरमियान जो आपके पास एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। अगर ये सिचुएशन हो तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो आपके पास 180 का होगा। जब एंगल 180 हो तो इस मीन आपके पास जो वेक्टर होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। 0 डिग्री हो तो इसका मतलब है आपके पास जो वेक्टर है वो पैरेलल होंगे। 90 डिग्री एंगल हो तो इसका मतलब है आपके पास जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होंगे। एग्जाम्पल 1 जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कल, और उससे रेलेवेंट एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड आल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, आप यहाँ पर वेक्टर दे दिए, हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और यूनिट वेक्टर भी निकालना है। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन बोला है तो हम यूनिट वेक्टर की जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। यहाँ पर हमने वो बिल्कुल ही करना है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो इसमें यूनिट वेक्टर है और फाइंड करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं जो आपके पास गिवन वेक्टर है। गिवन वेक्टर आपके पास है ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 12 की। ये आपके पास गिवन वेक्टर है। यहाँ पर आपने क्या इसका मैग्नीट्यूड लेंगे।
मैग्नीट्यूड का आपको पता है क्या फार्मूला आता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 60 प्लस 9 का, ये आपके पास 169 आ जाएगा। और 169 को अगर हम कंप्लीटली सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास राना उम्र तभी आप लोगों को म्यूट किया जाता है, ये इसी वजह से म्यूट किया जाता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो लगी होती है, तो इस वजह से मैंने कहा था चले आपकी कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा इसको ओपन कर, लेकिन वही इशू। ये आपके पास 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 13 के इक्वल होता है। तो ये ए का मैग्नीट्यूड आपके पास ये मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर दिया, अब हमने यूनिट वेक्टर निकाला। तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वो आपके पास होता है ए वेक्टर डिवाइड डिनोमिनेटर में आपके पास इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये वेक्टर आपके पास गिवन है 4i प्लस 3j प्लस 12k और डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड आपके पास क्या निकला 13। ये भी यहाँ तक भी ठीक है, आप इसे इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं। तो वो आपके पास होगा 4/13 आई प्लस 3/13 आई जे प्लस 12/13 के। ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, यही दोनों चीजें हमें रिक्वायर थी और ये रिक्वायर रिजल्ट आपके पास आ गया। और सेकंड सैंपल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर whose magnitudes are 14 and 7 is 16. Find their scalar product. बताएं इसको आप किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। आपके पास 1 ही मिनट है, 1 ही मिनट में आप लोग आंसर बताएं। काफी लेट हो गए, आप लोग जल्दी स्पीड पकड़ा करें। 49 गुड। यहाँ पर आपके पास 2 वेक्टर गिवन है, तो आप देख अपने तरफ से कंसीडर कर सकते हैं। ए वेक्टर ए को कंसीडर कर लें जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है 14 है। सेकंड वेक्टर आप बी ले लें, उसे आप बी कंसीडर कर लें। बी का वेक्टर आपके पास क्या है, बी का वेक्टर आपके पास 7 है। इसी तरह आप थीटा कंसीडर कर लें, थीटा आपके पास गिवन है। एंगल क्योंकि बिटवीन होता है ए एंड बी तो वो थीटा ही रहता है। आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये आपके पास एंगल आपके पास 16 है। और फाइंड देयर स्केलर प्रोडक्ट विच मीन फाइंड हमने क्या करना, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना।
है ए डॉट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं? आपके पास ए डॉट बी गिवन है, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, वो किसके इक्वल होता है? क्योंकि हमारे पास डेटा जो गिवन वेक्टर नहीं है, तो इस वजह से हम ए डॉट बी फाइंड आउट करें। अकॉर्डिंग टू डेटा हम इसका जो फॉर्मूला वो देखेंगे। ये आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड आपके पास सेकंड वेक्टर की कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह आपने 16 लें क्योंकि एंगल आपके पास थीटा। अब ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास गिवन थी 14 और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास गिवन थी 7, और जो कोस 16 है उसकी वैल्यू कोस 16 की क्या वैल्यू होती है? आपके पास 1/2 होता है। तो जो आपके पास ए डॉट बी है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये 14 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 98 होता है, डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 49। ये हमें रिक्वायर था और ये हमने निकाल लिया है। हमने स्केलर प्रोडक्ट निकालनी थी, तो ये स्केलर प्रोडक्ट आ गई। इसके बाद आपके पास थर्ड एग्जांपल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर दिस वन आर परपेंडिकुलर। आपने लैम्डा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंडीशन है कि ये दो गिवन वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर। तो हम किस तरह से सॉल्व आउट करें? पहले आप खुद ट्राई करें तो इसका सोल्यूशन है। आपके पास ए वेक्टर गिवन है, ए को एक वेक्टर कंसिडर कर लें, दूसरे को बी वेक्टर कंसिडर कर लें। ए आपके पास गिवन है 2i माइनस जे प्लस 2k, और जो बी वेक्टर है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है 2i प्लस 2 लैम्डा जे, और यहाँ पर जो थर्ड वेक्टर है वो 0 प्लस 0k। ये आपके पास डेटा गिवन है। अच्छा, जिसने कहा कि ए एंड बी वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर है, ए एंड बी परपेंडिकुलर हो तो उनकी कंडीशन क्या होती है? वो हम लेते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ए आपके पास क्या है गिवन है, उनको जो ए गिवन है वो पुट कर देंगे 2i माइनस जे प्लस 2k डॉट बी वेक्टर लिखेंगे। बी वेक्टर आपके पास है 2i प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 0k इज इक्वल टू 0। और अब इनका आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है हम सेम वाला लिखेंगे, 0 वाला तो हम इग्नोर करते हैं, वो लिखते ही। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 लैम्डा, और जब के उससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। ये आपके पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी? ये आपके पास सेकंड थर्ड एग्जांपल थी। इस तरह से हमने कंडीशन का यूज करते हुए लैम्डा फाइंड आउट कर लिए। एग्जांपल 4 है आपके पास, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी वेयर ए आपके पास गिवन वेक्टर है। अच्छा, ये आप लोग खुद सॉल्व करके बताएं इसका क्या मतलब। कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी मतलब क्या, ये जरा बताएं।
कभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। और व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं अगर कोई मुश्किल आ रही है जूम पे, तो आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। पेज अगर फिल में हो तो बता दें। 1/2। अच्छा, 0.5। एक स्टूडेंट आंसर दिया, कोसाइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 1/2। गुड। इसका यहाँ पर कोसाइन ऑफ द एंगल है, इसका मतलब है आपने कोस ऑफ थीटा निकालना। ये चीज निकालना। अगर कोसाइन गिवन ना होता, जस्ट एंगल गिवन होता, तो वहां पर आपने जस्ट थीटा निकालना था। यहाँ पर कोसाइन है तो इसका मतलब आपने कोस ऑफ थीटा निकालना है। कोस ऑफ थीटा का हम क्या फॉर्मूला लेते हैं इन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कोस हमेशा डॉट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कोस थीटा कब आता है। ये आपके पास है ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास फॉर्मूला होता है कोस ऑफ थीटा का। यहाँ से आपने कोस ऑफ थीटा निकालना है। इन अदर सेंस अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो एंगल निकालने के लिए आपके पास सिर्फ एक फर्दर एक ज़्यादा स्टेप करना पड़ता है, वो ये होता है। हाँ, ये चीज़ आप निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने नहीं करनी क्वेश्चन में, ये हमें ये फाइंड आउट नहीं करनी है। तो उसको हम देखते हैं किस तरह 1/2 आंसर आता है। आपके पास ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या आता है। ये आपके पास है आई +2j -k, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा बी वेक्टर माइनस यूनिट वेक्टर आई +j -2k। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 +2। तो ए डॉट बी आपके पास क्या गिवन है, ए डॉट बी आपके पास आएगा 3, 4 - 1 3। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। आपको ए एंड बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो ए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा। आपके पास ये वेक्टर ए है, इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है। एक्स एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आपके पास 4 1, ये आपके पास 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद बी वेक्टर आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी। वो स्क्वायर की वजह से मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव भी लिखा है। ठीक है, पावर स्क्वायर थी तो नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाता है, इसलिए वो नेगेटिव मैंने लिखा नहीं है। तो ये आपके पास आता है एन पी का। हम यहाँ पर हम
पुट कर देंगे। कोस ऑफ थीटा आपके पास आता है ए डॉट बी क्या गिवन है, सी है। बाद में इनके आंसर निकालने। ये आपके पास हो जाएगा 3/6 और इसे कंप्लीट करें तो ये आपके पास आता है 1/2। ये आपके पास है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। एग्जाम्पल 4 में ये डेटा रिक्वायर्ड 5 है। फाइंड द प्रोजेक्शन अलोंग ए एंड बी वेयर ए एंड बी गिवन आपके पास है। प्रोजेक्शन की जगह कोड कम यूज होती है जिसे हम कंपोनेंट भी बोलते हैं। प्रोजेक्शन वर्ड भी यूज होता है और कंपोनेंट वेक्टर भी यूज होता है। दोनों में से आप एक अ, दोनों की सेंस सेम। कंपोनेंट अलोंग ए एंड बी कह लें, यहाँ प्रोजेक्शन सेंस दोनों की सेम थी। यहाँ पर आपने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की। तो हमें पता है कि दो वे होते हैं प्रोजेक्शन के अलोंग ए एंड बी का। इन दोनों का फार्मूला लिखेंगे और फिर जो डेटा रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रोजेक्शन अलोंग पहले ए देख लेते हैं, फिर उसके बाद बी की तरफ आते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, ए डॉट बी तो दोनों में ही आता है। जिसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोजेक्शन देख रहे होते हैं उसका उस वेक्टर का क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं या। और जो प्रोजेक्शन अलोंग बी है अ, ये अपने क्रॉस प्रोडक्ट वाली है। क्रॉस प्रोडक्ट के भी हम प्रोजेक्शन निकालते हैं, वो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट की प्रोजेक्शन है। इसका आंसर आपके पास ऑलवेज स्केलर आता है। ये आपके पास क्या होता है, ये बी का निकालेंगे। ये आपके पास बी मैग्नीट्यूड। बी के अलोंग देखते हैं, जिसके अलोंग देखनी होती है उसी को डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, हमें ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए आपके पास वेक्टर गिवन है 2i -3j +4k और डॉट। यहाँ पर आई गिवन वेक्टर नहीं है तो हम जीरो कंसीडर करेंगे इसे। 0i +2j +k। आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाएगा, टू को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एलिमेंट आपके पास -6 आ जाएगा +4। तो ये आपके पास आता है ए डॉट बी -2। अब इसकी प्रोजेक्शन निकालेंगे। मैग्नीट्यूड रह गया, ए डॉट बी तो फाइंड आउट कर दिया, अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +4। ये आपके पास होगा 4 9 16 29। ये आपके पास का 29 आ जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो लेंथ है इसके इक्वल है 29 वेक्टर, 29 स्क्वायर रूट के इक्वल है।
इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये आ गई। सेकंड बी क्या देखते हैं, बी वेक्टर के निकालेंगे। बी वेक्टर आपके पास है 0² + 2² + 1, ये तो 5 होंगे। तो आपके पास 5 आ गया इसका आंसर। अब इसको हम पुट कर देंगे जो हमारे पास प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। ए डॉट बी का आंसर आपके पास था -2, -2 लिखते हैं। और यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड आपके पास है 29। ठीक है, इसके बाद अलोंग बी का देखते हैं। ए डॉट बी आपके पास -2 है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास है 5। ये आपके पास आंसर आ गया। और यहाँ पर आपके पास मैंने क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में बता दूं। एक स्टूडेंट को मिल गया मार्क्स और ट्यूशन आपको देखें यहाँ पर कहाँ गया आपके ये आपके गिवन किया असाइनमेंट। आपके पास वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था आपके पास 40 और जो बी वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड आपके पास था 7 और थीटा था आपके पास 60 डिग्री। और मैंने कहा था कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का था, इसका मतलब क्या था, यूनिट वेक्टर इन फॉर्म ऑफ या तो ए निकलेगा या तो बी निकलेगा। ठीक है, आप लोगों ने लॉजिक दी हुई है। मैंने यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं पूछा था, मैंने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा था। तो आप लोगों ने ये कहा था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर नहीं है। काफी ने रीजनिंग दी थी। एक ने ये दी थी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस वजह से यहाँ पर 14 और 7 है वो निकाल ही सकते हैं। बाकी ने कहा था कि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप इन डायरेक्शन ऑफ ए देखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, अगर आप एक ही डायरेक्शन देखें तो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास फॉर्मूला होता है ये ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। और जब आप बी की बात करें, इन बी, तो ये आपके पास बी होता है। बी का फार्मूला आपके पास इन फॉर्म में बी आएगा। अब यहाँ पर आपके पास ए वेक्टर, आपको मैंने कहा था अगर गिवन ना हो तो आपने एनालिटिकल तौर पर लिखना होता है। तो ए वेक्टर आपके पास क्या है, गिवन नहीं है, तो खुद हम क्या लिखते हैं वेक्टर को, हम लिखते हैं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट। इसी तरह सिमिलरली बी के भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बी के कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं। और बी टू बी थ्री, ये बी के भी हमने कंपोनेंट डिफाइन करवा दिए, ए के भी करवा दिए। अब हमें चूंकि यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए की वैल्यू लिखें, ए वेक्टर किसके इक्वल है, A1i प्लस A2j प्लस A3k। और जो आपके पास ए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है, तो ये 14 आ गई।
इन फॉर्म ऑफ आप एक्स वाई जी कंपोनेंट लिखें तो ये आपके पास आएगा A1/14 A2/14 J प्लस A3 ये आपका ए यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आप A1 A2 A3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास इसकी वैल्यू गिवन हो। किसकी? इसकी वैल्यू गिवन हो तो उसकी हेल्प से आप A1 A2 A3 भी निकाल सकते हैं। वो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर दो वेक्टर है ना तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से भी एक इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व आउट करने का वहाँ पर कंडीशन लगाकर सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बी का भी आपने सिमिलर इसी तरह से लिखा था, ये सिंपल था। काफ़ी ने काफ़ी एग्जांपल दी थी, लॉजिक दी थी। थोड़ा सा आपने देखा ही नहीं, सामने देख। ये थीटा तो जस्ट कंफ्यूजिंग के लिए था, इसके अंदर कोई रोल ही नहीं था यूनिट में। ये सिर्फ एक का स्टूडेंट है, अगर वो क्लास में है तो खुश हो जाए। बी टू। अच्छा, सेकंड वाले ने उसे कह दिया था कि इस तरह नहीं होगा। माशाल्लाह। बीच थोड़ा सा ना जोश में आप लोगों ने इसका मुझे आंसर दिया। ये 7 इसका मैग्नीट्यूड। जोश से में तो इंसान हमेशा होश ही होता है। ये जी आपने किस्सा कह दिया, किस्सा नहीं हम निकाल सकते। निकल तो आए, बेशक कंपोनेंट ना हो, निकल तो आए। ये आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से आपने गिना। अच्छा, ये पिक्चर नहीं पता, मैं एक थी, मैंने उस टाइम नोट किया था। नहीं, पिक्चर सेंड की थी मेरी आसिफ हुसैन। आपका ठीक है आसिफ। ये इस तरह से सिर्फ सिंपल होना है। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ आ जाए जो आप लोगों ने खुद करने हैं। आपको क्वेश्चन दिए जाए इसका मतलब है भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन है, चैप्टर 2 है। पेज ये आपको मिल जाएगा, पेज यही A24 पेज। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट से जितने भी टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन ये यूनिट वेक्टर के हैं, ये इजीली आप लोग कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ही है। हाँ, ये आप थोड़ा से देख लें। ठीक है, इसके अलावा जब वेक्टर का चैप्टर हो जाएगा तो वेक्टर का जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको मैं एमसीक्यूज 30 फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के सेंड करूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। और ये काफ़ी इजी इजी है, इनकी थोड़ी सी आपने लॉजिक देखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर हमने अभी नहीं किए तो ये नहीं करने, आपने जस्ट डॉट प्रोडक्ट के देखने। एग्जाम्पल और क्वेश्चन इनके, जो इनके सॉल्यूशन भी बीच में ही है, इस बुक में इसका सॉल्यूशन भी है तो आपको थोड़ा सा इजी होगा। ये आपने थोड़ा सा ट्राई कर लेने हैं। अच्छा, ये अगर शो डैट इसमें इनके आपने लेफ्ट एंड राइट ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनके ये स्टेटमेंट याद कर लें। क्वेश्चन के भी आंसर बन सकते हैं ना स्टेटमेंट में, क्या ये अगर हो तो उसका आंसर किसके इक्वल है, या ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल है। ये आपके पास स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रूफ तो हमने देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट अभी किया नहीं है तो इनमें रहने दें। ये आपके सामने है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये देख लीजिएगा, सिंपल ही है।